सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अच संधि के अंतर्गत पूर्व रूप संधि तथा पर रूप संधि। देखिए मित्रों, अब तक हमने जो संधियां पढ़ी हैं उनमें जो कार्य हुआ था वो अलग प्रकार का था। आज हम जिस संधि को पढ़ेंगे उसमें कार्य जो है कुछ अलग प्रकार का है। पहले तो हम लोग इसके नाम से परिचित हो लेते हैं एक बार। देखिए, इसका नाम जो है वो है पूर्व रूप। अब पूर्व रूप, इसमें जो लिखा है उसको तो बाद में पढ़ेंगे, पहले एक बार मैं खुद चर्चा कर देता हूं। आपको संस्कृत व्याकरण में दो प्रकार की संधियां मिलती हैं रूप के रूप में। एक तो है पूर्व रूप और दूसरी है पर रूप। ठीक है, इन दोनों चीजों में, इन दोनों शब्दों में आपको एक चीज कॉमन दिखाई दे रही होगी, वो है रूप। इनमें रूप शब्द है। तो यहां पर रूप शब्द का जो अर्थ है वो है आकृति या बनावट। ठीक है, रूप शब्द का अर्थ क्या है? आकृति या बनावट। अब इस रूप शब्द को एक बार जो जोड़ा गया है वो जोड़ा है इन्होंने पूर्व के साथ, और एक बार जोड़ा है पर के साथ। ठीक है, एक बार रूप शब्द को जोड़ा पूर्व के साथ और दूसरी बार जोड़ा है पर के साथ। अब ये बात तो समझ में आती है कि पूर्व का अर्थ पहला और पर का अर्थ बाद। ठीक है, तो इस दृष्टि से पूर्व रूप का अर्थ हुआ कि पहले जैसे रूप वाला, पहले जैसे रूप वाला। और पर का अर्थ बाद होता है, तो इसका अर्थ हुआ कि बाद जैसे रूप वाला। ठीक है, मतलब कोई वर्ण ऐसा है जो पहले जैसे रूप वाला हो जाता है और कोई वर्ण ऐसा है जो बाद वाले रूप जैसा हो जाता है। इसी का नाम पूर्व रूप और पर रूप है। अब आइए जो लिखा उसको पढ़ लेते हैं कि पूर्व रूप संधि तथा पर रूप संधि में रूप शब्द ध्यान देने योग्य है। क्या ध्यान देने योग्य है? बोले यहां रूप शब्द का अर्थ आकृति है। रूप शब्द का अर्थ क्या है? यहां पर आकृति है। रूप बराबर आकृति। ठीक है, तथा संपूर्ण पूर्व रूप शब्द का अर्थ हुआ कि पूर्वस्य रूप इव रूपो यस्य। पूर्वस्य रूप इव रूपो यस्य, अर्थात पूर्व के रूप के समान रूप है जिसका। पूर्व में कोई ऐसा वर्ण है, उस वर्ण के रूप आकृति के समान आकृति हो जाए जिसकी, उस संधि को क्या कहते हैं? पूर्व रूप संधि कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से पररूप जो संधि होती है उसमें भी कि पर में जो वर्ण है उस वर्ण के समान आकृति हो जाना क्या कहलाती है? पररूप संधि कहलाती है। ये बात आपको और स्पष्ट हो जाएगी जब हम इस संधि को आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, अब हम इस संधि को आगे पढ़ते हैं, पूर्व रूप संधि। ठीक है, देखो इसमें इसका जो सूत्र है वो है एंगाह पदांता दति। एंगाह पदांता दति, ये इसका सूत्र है। हर बार की प्रक्रिया के अनुसार हम इस सूत्र का जो है पदच्छेद और विभक्ति कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एंगाह ये 5-1, पदांतात ये भी 5-1 और अति ये 7-1 है। याद रखना, जब कभी समान विभक्तियां बने दो पदों की, अगर दो पदों की विभक्तियां समान हों, ठीक है, तो फिर वहां पर विशेषण विशेष्य भाव हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप इसी सूत्र में देख सकते हैं, एंगाह पंचमी विभक्ति का एक है और पदांतात भी पंचमी का एक है।
ठीक है। तो अब ये दोनों एक हैं, तो यहाँ पर इनमें आपस में विशेषण विशेष्य भाव है। क्या है? विशेषण विशेष्य भाव है इन दोनों में आपस में। अति जो है ये सप्तमी है, और मैंने कई बार आपको ये बताया था कि सप्तमी का कारक चिन्ह या तो में होता है या पर होता है, ठीक है। परंतु हम यहाँ पर प्राय करके क्या लेते हैं? पर लेते हैं। अब शायद अर्थ करने में सुगमता और स्पष्टता आ जाएगी। अर्थ देखिए कि पदांतात एंगः उत्तरस्य, कहते हैं कि पदांत एंग के बाद, पदांत का मतलब होता है पदस्य अंतः पदांतः, पद के अंत में होने वाला। एक पद होता है और उस पद के अंत में अगर एंग हो, ठीक है, पद के अंत में अगर एंग हो, तो मान लीजिए हमारे पास कोई पद है और पद के अंत में क्या है? एंग है। अब समस्या हमारे सामने ये है कि ये एंग क्या होता है। ये एंग यहाँ पर एक प्रत्याहार है, और इस एंग के अंतर्गत जो है वो ए और ओ आते हैं, ठीक है। दो ही वर्णों का शासन है एंग पर, तीसरे को एंट्री नहीं देते ये। तो एंग में केवल दो ही वर्ण आते हैं, ए और ओ। तो ए और ओ ये कहाँ होने चाहिए? पदांत में होने चाहिए, पूर्व पद के अंतिम में होने चाहिए। सीधी बात ये है कि अगर पूर्व पद के अंतिम में अगर आपके ए और ओ हैं और उससे उत्तर, क्योंकि पंचमी है यहाँ पर एंग और पदांतात में, तो पंचमी का अर्थ हमेशा क्या होता? आगे की ओर, ठीक है। तो उस पदांत ए और ओ के बाद अगर अति ह्रस्व आकार हो, तो मतलब इधर जो आपके हैं वो ए और ओ है, ए और ओ है, और उत्तर पद में क्या है? आकार है, ठीक है। तो अगर आकार हो तो उस आकार के स्थान पर क्या हो जाता है? पूर्व रूप हो जाता है। अब देखिए आकार से पूर्व में क्या है? आकार से पूर्व में क्या है? ओ है, ए है, ठीक है। तो कई बार आपको ओ मिलेगा, कई बार ए मिलेगा। तो ये जो आकार है ये पूर्व रूप हो जाएगा। पूर्व में क्या है? ओ, तो ओ के जैसे रूप वाला हो जाएगा, ओ के जैसे रूप वाला हो जाएगा। वैसे मित्रों यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक अलग संधि की यहाँ पर गंध सी आती नजर आएगी। जैसे ए और ओ को क्या हो जाता है? ए और अब, ठीक है। एचो यवा यावा, भाई सूत्र लगेगा यहाँ पर, भाई एचो एचो अयवा, ए को अय और ओ को क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा। ये संधि प्राप्त थी यहाँ पर, परंतु यहां पर जो विधान है इसका पूर्व रूप संधि का, ये पदांत में है। कहां है? पदांत में। और एचो यवा यावा कहां करती है? अपदांत में। बस इतना याद रखना, एचो यवा यावा कहां करेगी? अपदांत में। और एंगी पररूपम कहां करेगी? एंगा पदांतादति कहां करेगी? पदांत में, ठीक है। पदांत में अगर ए ओ है और इसके बाद आकार है तो फिर आपका एंगा पदांता दति ही लगेगा। और अगर अपदांत में ए ओ हो, पीछे कोई भी अच हो, तो वहां एचो यवा यावा लगेगा। इस बात को आप याद रखना। तो ये इनका सिद्धांत और नियम हो गया। उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे उदाहरण देखिए, यहां पर उदाहरण दिया है हरे पिलस अब। हरे पिलस अब आपको सारे भक्ति वाले उदाहरण मिलेंगे। हरे प्लस अब, विष्णु प्लस अब। तो हरे का जो है वो ए है, और वो जो ए है ये पूर्व पद में है और पदांत में है, क्योंकि हरे जो है ये पद है सुप्तिगंतम पदम से। तो ये ए जो है वो पदस्य अंतः पदांतः, पद के अंत में है, और आगे जो है वो अब का क्या है? आकार है, ठीक है। आगे अब का आकार है, तो अब क्या होगा? ये जो अब का आकार है ये पूर्व रूप हो जाएगा, आगे ए में मिल जाएगा। पूर्व में तो ए है,
तो ये ए में मिल जाएगा। परंतु आपको दिक्कत हो जाएगी अगर मान लीजिए इसे लिखा हो हरेव, तो अब ये समझ में नहीं आता हरेव का अर्थ क्या होता है, क्या माने हरेव, मतलब बड़ा देर लगती है। तो पूर्वाचार्यों ने क्या किया कि ये जो पूर्व रूप आकार हुआ इसको ऐसे चिन्ह दे दिया, ठीक है, इसको ऐस का चिन्ह दे दिया। तो अब हम कैसे लिखते हैं, हरे व ऐसे। तो इसको देख के हमें ये पता लग जाता है कि यहां पर ये जो आकार है ये पूर्व रूप हो रखा है, ये पूर्व रूप होने का चिन्ह प्रचलित हो गया, ठीक है। देखिए हरेव, ये यहां पर आपका उदाहरण हो गया हरेव। अगला देखिए को प्लस अत्र। अब को प्लस अत्र में भी आपको याद रखना है, ये जो को है ये तो है पूर्व पद, और प्लस अत्र जो है ये है उत्तर पद। को में क्या है, ओ है, और प्लस अत्र का क्या है, आ है, ठीक है। यहां पर सर्वप्रथम प्राप्त होती है एचो यावा यावा, परंतु ये संधि पदांत में काम करेगी। अगर मान लीजिए एक बार सोचिए, अगर यहां भी एचो यावा यावा लग जाए तो फिर पाणिनि एंगह पदांता दत्ति बनाते ही क्यों, क्या आवश्यकता थी। तो ये तो व्यर्थ हो जाएगा ना सूत्र। तो व्यर्थ होके वो क्या करता है, पदांत पर अपना कब्जा कर लेता है। पदांतात बोला भी है क्योंकि इसको केवल पदांत में अवकाश है और केवल आकार के परे रहते ही अवकाश है। इसलिए ये जो विधि है पदांत में विधि है और आकार परे रहते विधि है, इसलिए ये एचो यवा याबा विधि को बाधित कर लेगी, रोक लेगा। सीधी भाषा में कहूँ कि ये जो सूत्र है ये पदांत में एचो यवा यावा को रोक लेता है, ठीक है। तो देखो को जो है ये को का ओ है आपके पास और अत्र का आ है। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि ये जो ओ है ये आ है, ये आ जो है वो पूर्व रूप हो गया। कैसा हो गया, पूर्व रूप, पूर्व के समान रूप हो गया। और आपकी स्थिति जो रूप बना वो ऐसे बनेगा कोत्र। लेकिन वही समस्या कि यहाँ पर हम कैसे पहचानते कि कोत्र का मतलब क्या है। तो पूर्वाचार्यों ने हम सबकी सुविधा के लिए कि हमें व्हाट्सएप फेसबुक पर खोजना ना पड़े इसलिए ये चिन्ह दे दिया, ठीक है। तो आपको ये चिन्ह मिल गया, इसका रूप आपका बन गया कोत्र। इसमें इस संधि में एक शब्द में विशेष है, एक शब्द के पीछे पाणिनि ने 3 सूत्र बनाए, ठीक है। और वो शब्द है गो शब्द, ठीक है। गो शब्द जो है उसके लिए पाणिनि ने विशेष सूत्र बनाए। देखिए ये जो गो शब्द का प्रकरण है वो पूर्व रूप संधि का ही है, इसलिए मैंने इसको साथ में लगा दिया। और कई बार परीक्षाओं में बहुत अच्छी तरीके से पूछा जाता है इसको, और हम लोग कन्फ्यूजन में आके कुछ करके आते हैं, ठीक है। हालांकि और भी संधियों के अपवाद हैं, अपवादों के लिए मैं एक अलग से वीडियो पूरा बनाऊंगा कि किस संधि का कौन सा अपवाद है। मान लीजिए अगर मैं इसी के साथ अपवाद का वीडियो बना देता प्रत्येक संधि के साथ, तो एक तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, और मान लीजिए किसी को अपवाद पढ़ना ही ना हो, केवल संधि पढ़नी हो, तो उसके लिए दिक्कत होती। इसलिए जिनको अपवाद पढ़ना है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार वो अपवाद पढ़ेंगे साथ में, और जिनको अपवाद नहीं पढ़ना है वो केवल संधि पढ़ के काम चलाएंगे। हर प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में, ठीक है। तो परंतु यहाँ पर जो पूर्व रूप संधि है इसमें गो शब्द का विशेष महत्व है, इसलिए यहाँ पर मैंने 2-3 सूत्र और एक्स्ट्रा कर दिए हैं आपके लिए। थोड़ा इनको याद रखना, बस आपको थोड़ा याद रखना, ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं। दुनिया में जो ज़्यादा जानता वो ज़्यादा परेशान है, और जो कम जानता वो कम परेशान है। इसलिए ज़्यादा जानने की कोई आवश्यकता नहीं, कम से ही काम चला लो। देखो एक सूत्र है सर्वत्र विभाषा गोह। मैंने कहा था ना आपको कि सूत्रों से अर्थ कैसे निकलते हैं, आपको कभी रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप सूत्र देखेंगे और अर्थ आपके सामने ऐसे स्फुट हो जाएगा, खुल जाएगा, ठीक है। तो देखिए सर्वत्र विभाषा गोह। पहले एक बार इसकी पदच्छेद और विभक्ति हम कर लेते हैं। देखिए इसका पदच्छेद विभक्ति करेंगे तो सर्वत्र ये अव्यय पद है, ठीक है। सर्वत्र क्या है, अव्यय पद है। विभाषा 1-1 है और गोह 5-1 है,
सर्वत्र विभाषा गो। देखो व्याकरण के अंदर अगर विभाषा है तो वहां लगता है न वेति विभाषा, न वेति विभाषा, ठीक है, अर्थात विकल्प। विभाषा मतलब विकल्प। अब यहां पर देखिए पंचमी से जो पद है वो है आपके पास गो, और पंचमी का अर्थ होता आगे, ठीक है। तो अर्थ क्या हुआ, गो शब्द से आगे या उत्तर, गो शब्द से उत्तर आगे। विभाषा, विभाषा का मैंने अर्थ बताया विकल्प। तो गो शब्द से उत्तर विभाषा विकल्प, सर्वत्र मतलब हर जगह, भवती और लगा लीजिए होता है। गो शब्द से उत्तर सब जगह विकल्प होता है, ये अर्थ निकल गया सूत्र से, ठीक है। तो गो शब्द से उत्तर सब जगह विकल्प होता है, विकल्प से होता तो क्या होता है विकल्प से, और किसको होता है। तो अब ऊपर से सूत्र की वृत्ति आ रही है अति, ठीक है। तो अब पूरा अर्थ बचा हुआ वो देखिए आप कि सर्वत्र अर्थात लोक में और वेद में, शब्द दो ही जगह हैं। महाभाष्यकार ने जब पूछा केशाम शब्दा नाम, तो कहते लौकिका नाम वैदिका नाम च, अर्थात लौकिक शब्दों का अनुशासन करेंगे और वैदिक शब्दों का अनुशासन करेंगे, ठीक है। तो शब्द जो है वो दो ही जगह हैं, लौकिक में है और वैदिक में है। तो सर्वत्र मतलब दो ही अर्थ लेने हैं, लौकिका नाम वैदिका नाम च। तो लोक में और वेद में पदांत गो शब्द के बाद, मान लीजिए गो शब्द आपके पास लिखा है। अब देखो गो शब्द में भी तो ओ है ना, गो शब्द में भी ओ है। और मान लीजिए गो शब्द के बाद अगर कोई आ से प्रारंभ होने वाला पद आ जाए, अभी देखेंगे जैसे क्या आ सकता है। मान लीजिए गो शब्द के बाद कोई आ से प्रारंभ होने वाला अगर पद आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में एंगह पदांतादति से क्या होता, नित्य ही इस आकार को पूर्व रूप हो जाता। इससे पहले सब जगह हो रहा था, को अत्र में, हरे अत्र में, ठीक है। वो नित्य ही यहां पर पूर्व रूप हो जाता, पर इन्होंने क्या कर दिया, उसके लिए सूत्र बना दिया विभाषा, वो विभाषा, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, विभाषा कह दिया कि अगर गो के बाद अगर आकार है, पदांत गो के बाद अगर आकार से प्रारंभ होने वाला कोई पद है और उसमें आदि वर्ण आकार है, तो ऐसी स्थिति में विभाषा भवति, पूर्व रूप कब कैसा हो जाता है, विकल्प करके होता, नित्य नहीं होता, हमेशा नहीं माना जाता, ठीक है। तो हमेशा नहीं माना जाता, तो दो रूप बनेंगे इसके, ठीक है। अब दो रूप क्या बनेंगे वो आप देख लीजिए। जैसे हमारे पास इधर गो है और इधर एक पद है अग्रम। अब देखिए गो का क्या है, ओ है, और अग्रम का आ है। अब गो का जो ओ है ये पदांत में है और ओ भी है, तो पूर्व सूत्र जो था एंगह पदांता दति, इस सूत्र से तो ये जो हमारा आकार है इसको नित्य ही पूर्व रूप प्राप्त था, ठीक है। परंतु अगला सूत्र जब पाणिनि ने बनाया सर्वत्र विभाषा गो, तो इस सूत्र से ये विकल्प हो गया। एक पक्ष में तो इस आकार को पूर्व रूप होगा, तो रूप बनेगा गोग्रम, और एक पक्ष में नहीं होगा तो रूप बनेगा गो अग्रम, ठीक है। दो रूप बनेंगे। बस इस बात को, गो के संबंध को बताने के लिए इन्होंने इतना बड़ा सूत्र बनाया। इस गो से संबंधित एक सूत्र और है, इसको भी देख लेते हैं, और बड़े काम का सूत्र है, कई बार परीक्षाओं में आता है। कहते अवंग स्फोटायनस्य, अवंग स्फोटायनस्य। देखिए पहले पदच्छेद विभक्ति देख लेते इसका, इससे अर्थ की सुगमता रहेगी। अवंग जो है वो एक एक है और स्फोटायनस्य ये 6 एक है। ये तो आपको मालूम होगा कि जहां षष्ठी विभक्ति होती वहां कारक चिन्ह होता का, के, की, रा, रे, री। तो स्फोटायनस्य अर्थात स्फोटायन के, ठीक है, अवंग अवंग होता है। तो ये तो बड़ी अटपटी सी बात होगी सूत्र से तो, कि स्फोटायन के अवंग होता है, ठीक है। क्या अवंग होता है, कहाँ होता है, तो इसके लिए अब आप पीछे वाला सूत्र जो है सर्वत्र विभाषा गो, वहां से गोपद उठा लाइए।
गो, इसको उठा के ले आओ, बस बात बन जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए स्फोटायन एक आचार्य हुए हैं, स्फोटायन एक आचार्य हुए हैं। तो स्फोटायन आचार्य का अपना एक मत है, एक सिद्धांत है। उनका मानना यह है कि अगर गो शब्द के बाद, बात गो शब्द पे ही चल रही है अभी, अगर ये जो हमारे पास गो शब्द है, इस, ये कलर अच्छा रहेगा, हाँ, अगर गो शब्द के बाद मान लीजिए कोई आ है, आ से प्रारंभ होने वाला कोई पद है गो शब्द के बाद, जैसे हम पीछे वाले सूत्र में अब तक देख के आए हैं। ठीक है, तो गो शब्द के बाद अगर अकार से प्रारंभ होने वाला कोई पद है, तो ऐसी अवस्था में अगर स्फोटायन अपना मत देंगे, तो सर्वत्र विभाषा गो एक अलग मत था, अगर आचार्य स्फोटायन अपना मत देंगे तो वो कहते हैं कि यहां पर ऐसी अवस्था में जो है वो गो के जो ओ है, इस ओ को क्या आदेश हो जाता है, तो कहते हैं अवंग। क्या होता? अवंग आदेश। इस गो के स्थान पे क्या हो जाएगा? अवंग। ठीक है, अब गो के स्थान पर अगर आप अवंग करोगे तो स्थिति क्या बनेगी? मान लीजिए देखो गो था, ठीक है, और गो का है ओ, ठीक, अब गो के ओ के स्थान पर कर लिया आपने अवंग, ये कर लिया, ठीक है। अब गो का ओ तो हट गया ना, क्या जुड़ गया गया के यहां पर? गवंग, ऐसे जुड़ गया। गा को हटा दीजिए, इत संज्ञा कर दीजिए, ठीक है, इसको हटा देंगे तो हमारे पास स्थिति हो जाएगी गव प्लस मान लीजिए अग्रम, ठीक है, इसको इसके साथ मिला दीजिए, अकासवर्णे दीर्घा, क्या रूप बनेगा? गवाग्रम, ठीक, ये रूप बनेगा। तो ये जो बीच में अवंग आया हुआ, ये यही आचार्य स्फोटायन का मत है। वो कहते कि मेरे मत में ऐसा नहीं है कि नित्य ही पूर्व रूप होता, ऐसा भी नहीं कि विकल्प से होता। मेरा मत तो ये है कि मेरे मत में अवंग आदेश होता है गो शब्द को, ये स्फोटायन का मत है। और यहीं पर जो है वो पूर्व रूप का प्रकरण आपका समाप्त हो जाता है। आगे हम देखते हैं दूसरी संधि जो है पर। अब हम दूसरी संधि देखते हैं जिसका नाम है पर रूप। देखिए पूर्व रूप और पर रूप, ये दोनों जो संधियां हैं वो केवल एक प्रत्याहार पर टिकी हैं जिसका नाम है एंग, ठीक, यही प्रत्याहार दोनों से खेलता, दोनों संधियों में ये प्रत्याहार खेलता है। बस आपको ये याद रखना है कि पररूप करते समय ये प्रत्याहार कहाँ होगा और पूर्व रूप करते समय ये प्रत्याहार कहाँ होगा। अगर आप इस प्रत्याहार को दिमाग में रखेंगे तो ये जो संधि हैं दोनों पररूप और पूर्व रूप, ये आपको कभी जिंदगी में याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको एंग का स्वरूप पता है, एंग की स्थिति पता है कि कहाँ पर हमारा एंग रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसको। सूत्र जो दिया है वो है एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम। अब देखिए यहाँ पर एंगी जो है वो सप्तमी में है और पररूपम ये एक एक है। मैंने कहा था ना पहले भी कि पररूपम का अर्थ है कि पर में जो वर्ण है उसके समान रूप वाला, उसके समान आकृति वाला, ठीक है। तो एंगी पररूपम में जो रूप शब्द का अर्थ क्या है? आकृति। अब आप यहाँ पर देखिए एंगी में सप्तमी तो दी है और सप्तमी का कारक चिन्ह जो होता है वो में और पर होता है। तुमने मान लीजिए पर ले लिया, ठीक है, तो अब इसमें और भी बहुत सारी अनुवृत्ति आ रही, इसलिए हम सीधा अर्थ पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि अकारांत उपसर्ग, उपसर्ग कैसी हो? तो कहते हैं अकारांत उपसर्ग। एक मिनट, अकारांत उपसर्ग, अकारांत उपसर्ग के आगे एंग, एंग मतलब ए ओ से प्रारंभ होने वाली धातु हो तो आकार को पररूप हो जाता है।
ये एंगी पर रूपम का अर्थ है अकारांत उपसर्ग के आगे अगर एंग अर्थात ए और ओ से प्रारंभ होने वाली कोई धातु है तो वहां पर अकार को पररूप होगा। याद रखना, पररूप में जाएगा बेचारा अकार ही। अब वो खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजा पे गिरे, कटना तो खरबूजे को ही है। ठीक है, पूर्व रूप हो या पररूप हो, बलि किसकी जाएगी? अकार की। यही बेचारा खत्म होना है। ठीक है, तो लेकिन इतना अंतर है, ये आकार किसका होना चाहिए? तो कहते हैं उपसर्ग का होना चाहिए। प्रा, परा, अपसम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर, ये जो उपसर्ग हैं इनका होना चाहिए। तो अब आपको याद रखना कि अकारांत उपसर्ग कौन सी हैं, और ये भी याद रखना है एकार और ओकार से प्रारंभ होने वाली धातुएं कौन सी हैं। अगर आपको ये दोनों बातें पता है और नहीं पता है तो अगर इतना याद है कि पररूप में एक बात याद रखना कि पहले पद में रहेगा अकार और उत्तर पद में रहेगी एकार या ओकार से प्रारंभ होने वाली कोई धातु, तभी पररूप होगा, वरना पररूप नहीं होगा। अगर आपको इतनी बात भी याद है तब भी ये संधि आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आराम से इसकी लंका लगा सकते हैं आप। तो देखिए, जैसे उदाहरण दिया है प्रा प्लस एजते। ठीक है, प्रा प्लस एजते। देखिए, अब प्रा जो है ये उपसर्ग, एजते धातु है। ठीक है, अब ये जो प्रा उपसर्ग है ये कैसी है? अकारांत उपसर्ग है, क्योंकि प्रा में आ अंतिम में। ठीक है, तो प्रा और आगे क्या है? एजते। एजते ये जो धातु है, ठीक है, ये धातु जो है वो एजरी कंपनी से है। एजरी कंपनी धातु है धातु पाठ में, उससे रूप बनता है एजते, एजेते, एजंते, एजसे, एजेथे, एजध्वे, एजे, एजावहे, एजामहे। तो इसका ये रूप बनता है एजते। तो प्रा जो है वो तो आपका उपसर्ग हो गया और वो अकारांत भी है। एजते में जो ए है ये आपकी धातु है। ठीक है, तो दोनों के स्थान पर नहीं, सॉरी, केवल जो आ है आपके पास, ये जो यहां पर आ है, ये आ कहां चला जाएगा? पर रूप हो जाएगा, ए के समान हो जाएगा। तो रूप क्या बनेगा? प्रेजते। ठीक है, याद रखना पर रूप में कोई ऐस का चिन्ह नहीं होता है कि हम ऐसे लगा के दिखाएं कि आपको अच्छा ये है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो पता है कि अगर उपसर्ग है और उपसर्ग के बाद अगर कोई एकार या ओकार धातु है तो फिर वहां तो पक्का पररूप हुआ है। इसमें निश्चिंत है ये, किसमें पक्का पररूप हुआ है। ठीक है, अब आपके लिए एक प्रश्न है, जो भी इस वीडियो को देखें उनके लिए एक प्रश्न है कि प्रा और एजते का अगर ये ए है तो यहाँ पर कौन सी संधि पहले प्राप्त थी? ठीक है, जितने लोग इसका उत्तर दे सकें उसमें बहुत अच्छा, इससे ये पता लगेगा कि आप वास्तव में बहुत अच्छे से इसको पढ़ रहे हैं, आपको बहुत अच्छे संधियां आती हैं। ठीक है, कि अगर प्रा और एजते है तो पररूप से पहले यहाँ पर कौन सी संधि प्राप्त थी? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ठीक है, अगला देख लेते हैं, उप प्लस औषधि। ये दूसरा उदाहरण है, उप प्लस औषधि। अब देखो, उप जो है ये अकारांत उपसर्ग और औषधि जो है ये धातु आपकी ओश्री है। ठीक है, तो ये ओकार से प्रारंभ होने वाली धातु है, तो यहां पर जो अकार है ये क्या हो गया? पर रूप हो गया, ओकार के जैसे रूप वाला हो गया। ठीक है, यहां पर भी हम चिन्ह नहीं लगाएंगे, उदाहरण बनेगा हमारा उपोषधि, उपोषति। ठीक है, उपोषति रूप बना। अब यहाँ पर भी वही हमारे पास प्रश्न है कि उप प्लस ओ यहाँ पर सबसे पहले कौन सी संधि की प्राप्ति थी जिसको बाध कर पररूप संधि करनी पड़ी? ठीक है, तो हमारा जो आज की संधि वाला विषय था वो इतना ही रखते हैं, और अब हम जो है वो प्रकृति भाव के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकृति भाव के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रकृति भाव क्या होता है और प्रगृह्य संज्ञा क्या होती है, क्योंकि मैंने आपको प्रारंभ में एक स्थिति बताई थी कि कई बार क्या होता है कि सारी स्थितियां होती हैं, संधि के सारे नियम कायदा कानून लागू होते हैं, लेकिन लागू होने के बावजूद भी वहाँ संधियां नहीं की जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए हरि और प्लस इति है
तो यहाँ पर संधि प्राप्त है अका सवर्ण दीर्घ के ई प्लस ई आ रहा है, ठीक है। तो हरि प्लस इति में आपको संधि प्राप्त है अका सवर्ण दीर्घ, परंतु यहाँ पर संधि नहीं कर सकते आप, और अगर संधि करोगे परीक्षाओं में कहीं पूछा गया तो आपका नंबर 0 बटा सन्नाटा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कारण है कि यहाँ पर संधि नहीं होती है, तो इसके बारे में हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे क्यों संधि नहीं होती। और एक बात दूसरी ये भी है कि इन संधियों के कुछ अपवाद सूत्र भी हैं, अपवाद हैं या यूं कहो कि वार्तिक हैं, कुछ वार्तिकों से काम होते हैं, कुछ अपवाद के रूप में काम होते हैं। तो उन अपवादों को मैं उससे अगले वीडियो में डालूंगा। प्रत्येक जिस संधि का जो अपवाद होगा उसको मैं बता दूंगा कि इस संधि का ये अपवाद है, क्योंकि कई लोगों को केवल संधियों की ही आवश्यकता होती है, उन अपवाद पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता। और वो जो अपवाद सूत्र होंगे वो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही होंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमः संस्कृताय।